अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवस शाह महमूद। नाज़रीन, मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की नई लहर ने सियासी और अस्करी क़यादत को एक बार फिर सख्त फैसले करने पर मजबूर कर दिया है। इसी हवाले से हुकूमत ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का बुलाने का भी फैसला किया है ताकि दहशतगर्दी के हवाले से मुतफ़िका तौर पर फैसले किए जा सकें। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को मदऊ कर रखा है, ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत करेगी या नहीं करेगी, इस हवाले से फैसला नहीं किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए PTI की शर्त मुस्तरद की है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सानिया जाफर एक्सप्रेस पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए PTI की शर्त मुस्तरद की। कहा कि APC शिरकत के लिए बानी PTI की पेरोल पर रिहाई नाकाबिले कबूल है। PTI कौमी मसले पर भी ब्लैकमेलिंग कर रही है, जबकि दीगर हुकूमती रहनुमा भी तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में रॉ मुलव्विस है। दहशतगर्दी पर जो प्रोपेगेंडा भारत कर रहा है वो एक मखसूस सियासी जमात भी कर रही है। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं ज़फ़र अली शाह साहब तहरीक इंसाफ से और सैयद शारिक जमाल साहब MQM पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। ज़फ़र साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। APC में शिरकत के हवाले से तहरीक इंसाफ ने ताहाल कोई ऐलान नहीं किया, क्या शिरकत करेगी? ये इसका फैसला भी जो आत्मी फैसला है वो तो पार्टी की लीडरशिप ने करना है, यानी इमरान खान साहब ने करना है, और तो कोई किसी ने नहीं करना। तो इट इज येट टू बी डिसाइडेड, क्योंकि अभी तो ये प्रिलिमिनरी स्टेज पे है सारी बातें, तो वो उसका फैसला वही करेंगे कि उन्होंने जाना है या नहीं जाना। जी अच्छा ज़फ़र साहब, ख्वाजा आसिफ साहब तो ये कह रहे हैं कि ये जो आपकी शर्त है कि बानी PTI को जेल से निकाला जाए, इस सूरत में तो बिल्कुल नामुमकिन नजर आता है आपका APC में शिरकत करना, क्योंकि वो तो ये नहीं मानने वाले आपकी शर्त। वो नहीं मानेंगे तो क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को इतने कमजोर नाजुक आदमी है कि वो मान लेगा? यानी सीधी सी बात है कि अगर मुल्क इतना बड़े क्राइसिस में गुजर रहा है कि इनको APC बुलानी पड़ी है, तो एक तरफ से तो ये मान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस है मुल्क में, जिसपे सारी पार्टी ने जो है वो इकट्ठा फैसला कर रहे हैं जी। और दूसरी तरफ से जो ये पार्टी है अपना PTI, तो इसको इतना लेट डाउन करके तो करते हैं, तो फिर वो PTI या PTI का लीडर क्यों जाएगा? अगर वो यानी इत्तेजाद पाया जाता है ना गवर्नमेंट के दोनों बातों में, कि एक तरफ तो आप बड़े सीरियस हैं कि ऑल पाकिस्तान पार्टी कॉन्फ्रेंस बना रहे हैं, और दूसरी तरफ ये है कि एक पार्टी को आप लेट डाउन कर रहे हैं, मतलब तो ऐसे तो बात नहीं चल सकती था। सही। अच्छा ज़फ़र साहब, ऐसे वक्त में जब पूरे मुल्क को दहशतगर्दी की लपेट में हम देख रहे हैं और मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ऐसे वक्त में आप नहीं समझते कि PTI को थोड़ा सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए मिलकर बैठना चाहिए APC में? आप लोग तो जिद पे अड़े हुए हैं। नहीं, जिद को कौन सी जिद पे अड़े हुए हैं? बानी PTI को रिहा करने की। ना तो बानी की PTI जो क्या कोई आदमी मारे हुए हैं, कोई उसमें टेररिज्म का इल्जाम है कोई? यानी कभी आपने सुना है किसी पोलिटिकल ये तो है ना वो विक्टिम? नहीं, ये विक्टिमाइजेशन है, बड़ी नेकेड विक्टिमाइजेशन है। मैंने आज तक या मैंने क्या किसी बंदे ने भी आज तक नहीं सुना होगा कि किसी पॉलिटिकल लीडर पे 200 मुकदमे हो और उसको जेल में रखा गया हो। मतलब कभी जज को गायब कर दिया, कभी वकील को गायब कर दिया, कभी यानी ये अपीलें सुनने पर भी ये इतने बददियानत हैं कि अपीलें भी नहीं सुनने देते। जी सही। शारिक साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है। हमने पै दर पै कुछ वाक़यात ऐसे देखे जिससे पूरा मुल्क ही हिल गया। आप लोग क्या समझते हैं, MQM का क्या मौक़िफ़ है इस तमाम तर सूरत हाल पर? ऐसे वक्त में APC भी बुलाई गई है वज़ीर आज़म की जानिब से, तो MQM क्या समझती है कि सियासी जमातों को किस तरह मुज़ाहिरा करना चाहिए? देखें, सियासी जमातें, जितनी भी सियासी जमातें हैं MQM पाकिस्तान समेत, देखिए मुल्क की जब बात आती है ना, तो मुल्क से बढ़ के कुछ भी नहीं है ना। मुल्क से बढ़ के कोई पार्टी भी नहीं है, मुल्क से बढ़ के कोई लीडर भी नहीं। पहले हमारा मुल्क है, फिर उसके बाद जो है वो सारी दीगर चीजें आती हैं। तो MQM तो हमेशा से कभी भी उसने मुल्क के उस पर समझौता नहीं किया। MQM ने, पाकिस्तान ने अपने उस पे ऊपर तो सारी चीजें करी मुल्क के लिए, ठीक है, मगर मुल्क के लिए कभी समझौता नहीं किया। तो हम बिल्कुल जो है हम अपनी पाक फौज के साथ हुकूमत वक्त जो है इस वक्त जो हुकूमत चला रही है,
उनके जितने भी फैसले होंगे जो पाकिस्तान की भलाई के लिए होंगे, पाकिस्तान के लिए जो मुफीद होंगे, अच्छे होंगे, इनके पाकिस्तान उन फैसलों के साथ खड़ी है। जी सही। शारिक साहब, आप भी तो हुकूमत में इस वक्त शामिल हैं, हुकूमत का हिस्सा है। बतौर इत्तेहाद जमात MKM क्या सोचती है कि बानी PTI के पेरोल पर रिहाई का जो एक शर्त रखी गई है, क्या ये सही है? क्या इसको पूरा होना चाहिए? ये देखें, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। मैं इस पे कुछ कमेंट करूंगा तो मैं, हमारे जो ये भाई बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, इनको बुरा लगेगा। जी बात यही है कि देखें, इन सब चीजों से ना, अब ये इस चीज का तो अंदाजा इस आवाम को लगाना चाहिए, इन लोगों को लगाना चाहिए कि आप ये देखें कि मैं जो बोलता हूँ, शख्सियत परस्ती के लिए आप जब भी शख्सियत परस्ती करोगे आप तबाही की तरफ जाओगे। मेरे रब को नहीं पसंद शख्सियत परस्ती। तो भाई ये आप मौका देखा कि भाई मुल्क मुश्किल में है, मुल्क में दहशतगर्दी का सामना है, तो उन्होंने बोला भाई इनके साथ बैठना है तो शर्त रख दो। भाई वो जी जो बानी PTI है वो अपने किए की सजा भुगत रहे। कोई उनको उनको कोई किसी ने खास के जानबूझ के नहीं रखा हुआ। जो उनके अमाल थे, जो उनकी चीजें थी, वो जी घूम के आई है। अल्लाह ने वो दिखाया है। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आज शारिक जमाल ने कोई जुर्म किया है, वो जेल में है, तो मुल्क की कोई बात आई तो शारिक जमाल को छोड़ दो, उसका जुर्म माफ कर दो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। PTI को मैं चाहता हूँ, मैं ये मेरी ख्वाहिश होगी कि ये बढ़तपन का मुजाहरा करें, जी मुल्क के खातिर इस APC का हिस्सा बने। ये चीजें, ये शराइत जो है, इससे इनके इनके जो बयानिए हैं, जितने भी बयानिए हैं, सच्चे झूठे, वो एक अलग बात है। उस पे असर पड़ेगा दुनिया के सामने, इस मुल्क की आवाम के सामने। इनके तमाम वो चीजें जो है ना, वो है, इनको एक बहुत बड़ा डैमेज लगेगा अगर वो इन शराइत के ऊपर मुल्क पे समझौता करेंगे तो। जी सही। जफ़र साहब, आपकी जाने मानना चाहूँगी, आपने बात सुनी शारिक साहब की। वो तो ये कह रहे हैं कि बानी PTI या फिर PTI पूरी ही अपने किए करदा जो है गुनाह, उनकी सज़ा काट रहे हैं। तो वाकई आप अगर सज़ा काट रहे हैं तो पेरोल पर रिहाई की जो डिमांड है ये बनती तो नहीं है सर? मैं बीबी क्या कहूँ, तारा साहब का एहतराम है, बस मैं कोई कमेंट नहीं करता। जी वरना मैं एक फिक्र ही कह दूं तो जनाब, यानी MQM कह रही है कि इन पर मुकदमे और ये अपने किए की बने। आफरीन है, आफरीन है तारक साहब, आफरीन है, आपके इंसाफ पर आफरीन है। मैं क्या कहूं, मतलब है कि क्या अब आज इमरान खान इतना शदीद मुल्ज़म और मुजरम हो गया है कि बंदे मारकर बोरियों में बंद करके बाहर सड़क पे फेंक रहा है। खुदा का खौफ खाए तारक साहब, खुदा का खौफ खाए, क्या कर रहे हैं आप? जफर साहब, ये हालात ये मुल्क के ठीक नहीं हो सकते अगर मुल्क के टॉप क्लास सियासतदानों की सोच का ये हाल है। तो MQM वाले कह रहे हैं तो उन पे भी जुल्म हुआ, लेकिन और उन्होंने भी सजाएं काटी हैं। तो अब बानी PTI के जब बारी आए तो उनको भी काटनी पड़ेंगी। पता नहीं जी क्या, बस चले छोड़े, वो अदालत जाने और वो जाने। आप एक बात पूछे, मैं हाजिर हूँ, तो ताकि मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं फिर अच्छा जफर साहब, आप ये बताइएगा कि अब जो करंट सिचुएशन है वो सारी आपके सामने है। इस सूरत हाल में मुल्क किन फैसलों का मुतहम्मिल हो सकता है? ऐसे कौन से फैसले हैं ज़रूरी तौर पर जो होने चाहिए जिनसे मुल्क की जो अनस्टेबिलिटी की सूरत हाल है वो कंट्रोल में आए? वो सबसे पहले तो ये करें कि जो झूठ की बुनियादों पर इन्होंने जो स्टेट चला रहे हैं, इसको धक्का मार के छोड़े, इसको रियलिटी की तरफ आए। अगर मुल्क के इंतखाब के साथ साथ 17 बंदे जीतने वाले मुल्क को चलाएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? अभी भी ये इनको खुदा का खौफ नहीं आता। ये ट्रेन का वाकया हो गया, दिन दहाड़े आज भी हुआ है, कल भी हुआ है, रोज होता है। ये क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? और अगर ये इन्होंने को प्लान बनाया हुआ है या किसी प्लान का हिस्सा है तो वो भारत फिर ये जाने और अल्लाह जाने पर, अल्लाह ताला की जात ही इनको रोके तो रोके। वरना ये इनके अज़ाइम जो है बरसर इख्तियार तबका के, ये को अच्छे नहीं लगते मुझे। सही, यानी कि आप कह रहे हैं कि फॉर्म 47 जिसकी हुकूमत आप लोग कहते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, उसको हटना चाहिए फौरी। ये अगर ये इनको मुल्क के साथ कोई प्यार है तो ठीक, फिर नहीं है तो दबेर ठीक है, इनके हथे चढ़ा हुआ है, करने दे, लूटने दे इनको, मुल्क को, और मुल्क को जाने दे गड़े में। अल्लाह माफी दे, अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम रखे। कोई हालत है? सही
सही है। शारिक साहब, आपके जाने वाला चाहूँगी, आपने गुफ्तगू सुनी, जफ़र साहब तो आपकी हुकूमत को ही नहीं मान रहे, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। ऐसे में कोई फैसले लेना, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या सियासी सूरत हाल चल रही है इस वक्त। देखिए, इनके मानने ना मानने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलो आपके मानने से तो होता है ना तारक साहब, आपके मानने से तो होता है। पहले तो आप पीपल पार्टी के साथ अपने जो स्कोर को ठीक कर लें, उससे कराची को पानी तो दे लें, कराची की सड़कें तो ठीक करा लें। क्या करते हैं आप? बोलो, इख्तियार में इतने अंधे हो गए हैं सारे, आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि मुल्क जो है जल रहा है और आप बांसुरी बजा रहे हैं सारे, और हमें कहते हैं आप भाई हम ये कर रहे हैं। जी जफर साहब, आऊंगी शारिक साहब, आप कंप्लीट करें। पलीशा बीबी, थैंक यू वेरी मच। मैंने जो कुछ कहना था कह दिया, जो कुछ आपने पूछा था मुझे पूछ लिया। जफर साहब, आप शारिक साहब का जवाब तो सुन ले, फिर जाइएगा। जफर साहब, हाँ जी शारिक साहब का जवाब तो सुन ले प्लीज सर। जवाब मैं जानता हूँ इनके, मैं एक एक बंदे का जवाब जानता हूँ, मैं एक एक बंदे की जो हिस्ट्री जानता हूँ। तो सच मैं 85 साल उम्र है मेरी, 90 साल। मैं जानता हूँ इनको। सर जवाब सुन ले, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। जवाब तो सुन ले। इनके मानने ना मानने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अदालतों में इन्होंने केस किए हुए, उधर जाए साबित करें, ठीक है। जो असल जो हुकूमत थी ना, जिसपे पाकिस्तान का जो ये पाकिस्तान के ऊपर जितनी मुसीबतें आई थी, 2018 वाली जो हुकूमत बनी थी इनकी, जो हमारे मरूने मिन्नत वोटों से बनी थी, और जब हमने देखा कि ये कराची को इन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया, ये इनके बानी पीटीआई जो थे, इनके सारे वादे झूठे थे कराची के हवाले से, तो हमने अपने वोट वापस दिए और इनकी हुकूमत आराम से नीचे गिर गई। अच्छा, दूसरी जो ये बात कर रहे थे कि इनकी वजह से वो, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात ने, इस मुल्क की आवाम ने इन जैसे लोगों को रिजेक्ट करके पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। लेकिन शारिक साहब, जब 2018 की हुकूमत का वक्त था, तब आपकी जमात भी तो हुकूमत का हिस्सा थी उस वक्त में। तो मैंने आपको खुद ही बताया ना पहले कि हमारे वोटों से हमारे वज़ीर आज़म बने हुए थे, ठीक है। जब हमने देखा कि उन्होंने मुल्क का क्या हाल करा है, कराची के साथ, हैदराबाद के साथ इन्होंने कितनी ज्यादतियां करी है। एक रात आके एज अ वज़ीर आज़म इन्होंने कराची में नहीं गुजारी, कराची के लिए कोई पैकेज नहीं दिया। तो इनके कराची के एमएनए जो बने हुए थे जितने भी, उनको ठीक ठाक नवाजा। सबका आपका हाल दे सकते हैं कि आज सब कहां से कहां पहुंच चुके हैं। तो हमने अपने वोट वापस लिए। जब हमने अपने वोट वापस लिए, उसी पे ही इनको बुरा लगता है कि हमने इनके साथ गलत किया। अगर इनको बोले कि हल्फिया बोले, अगर हम उस दिन इनसे अगर तहरीक अदम जमात में इनको वोट देते, तो ये आज हमारे को इतना बुरा बोलते नहीं बोलते ना। यही पूरी दुनिया, ये मीडिया गवाह है कि इन्हीं का वजीर आजम बैठ के हमें बोलता था एनपीएम वाले बड़े नफीस लोग हैं, जब हमारे वोट इनके साथ थे। जब इन्होंने कराची के साथ ज्यादतियां करी, हमने अपने वोट वापस लिए, तो इनके वजीर आजम जो है वो अपनी औकात में आ गए, खत्म हो गई ना वजीर आजमशिप। तो इंशाल्लाह ये लोग फारिग लोग हैं, ये पूरा पाकिस्तान गवाह है। मेरे अल्लाह माफ करे, मैं वो सोचता हूँ, मैं उनके वो कमेंट सोशल मीडिया में देखता हूँ, वो पोस्टें देखता हूँ, तो मुझे आज भी अफसोस होता है। एक हेलीकॉप्टर आज तक कोयटा में हुआ था, जिसमें हमारे फौजी जवान शहीद हो गए थे, जो एक हादसा हुआ था। किस तरह इन्होंने सोशल मीडिया पे जश्न मनाया था, किस तरह इन्होंने सोशल मीडिया पे वो करा था कि हमारे फौजी जवानों के शहीद होने पे एक हेलीकॉप्टर हादसे में। तो इस ये जो ट्रेन का हादसा है, इसमें भी आप देख लें, इनके इतनी सोशल मीडिया अकाउंट है जो इस पे भी जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं, अल्लाह माफ करे, अपनी फौज के लिए किस तरह से क्या क्या उगलते हैं ये लोग ना। तो देखें भाई, ये मेरा मुल्क है, इसके साथ साजिश आज से नहीं चल रही। इस तरह के लोग, जिस तरह के ये पीटीआई के लोग हैं, ये इसी तरह के लोग, ये अंदर के लोग हैं जो ये चाहते हैं, जो दुनिया जब से पाकिस्तान बना है, दुनिया ये चाहती है कि पाकिस्तान की आवाम जो है ना अपनी फौज से नफरत करे। ये इनके बयानिया था, इस पे ये लाना चाह रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम अपने फौज से जैसे 77 साल पहले प्यार करती थी, आज भी अपनी फौज से वैसे ही प्यार करते हैं। ये हमारे बॉर्डरों के मुहाफिज है, इनकी वजह से आज हम घरों पे सोते हैं, इन्हीं की वजह से आज जो ये मुल्क चल रहा है। आज मैं एमपी हूँ, एमएनए, वजीर आजम, ये सिर्फ इन्हीं की मरूने मिन्नत बजाय कि जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करी हुई, इन्हीं के। सबको याद है कि किस तरह इन्होंने बोला था कि भाई आपने बाइकाट करना है मस्तूआत का, सबको पता है ना। तो इससे जाहिर होता है कि इनकी
सिर्फ और सिर्फ जितनी भी हमदर्दी है वो बानी पीटीआई के साथ है। ये कहते हैं कि वो है तो सही है, वरना वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। सही। और ऐसा हम होने नहीं देंगे जब तक एमकेएम पाकिस्तान मौजूद है। एमकेएम पाकिस्तान के आबाओ अजदाद ने ये पाकिस्तान बनाया था, हमारे लोगों ने बनाया था, हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, उन्होंने कुर्बानियां दी थी। और आज भी इस पाकिस्तान के लिए चाहे किसी भी कुव्वत से लड़ना हो, एमकेएम पाकिस्तान के एक एक कारकुन, एमकेएम पाकिस्तान की लीडरशिप अपने मुल्क के साथ, अपनी अफवाज के साथ शाना बचाना खड़ी है। जहां मुल्क को जरूरत पड़ी हम अपनी जानें भी देंगे। सही। शारिक साहब, जो जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार आप अभी कर रहे हैं, आई थिंक मिलते जुलते तहफ़्फ़ुज़ात आपके पीपल्स पार्टी से भी हैं, ख़ास तौर पर हैदराबाद की सूरत हाल को लेकर। तो इन केस फ्यूचर में अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के कोई चांसेस हमें फ्यूचर में नज़र आते हैं, क्या हुकूमत के साथ उस वक्त एमकेएम स्टैंड करेगी, या फिर पीपल्स पार्टी की जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भुला देंगे आप लोग? क्या स्ट्रेटजी होगी उस वक्त? देखें, इसमें कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात या सियासत में कोई भी हुर्फ़े आखिर नहीं होता ना कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाए तो ये देखें, हमारा सिर्फ और सिर्फ लड़ाई सिंध के सूबे के लिए, सिंध के शहरी इलाकों के लिए, कराची हैदराबाद के लिए। हमारे शहर में हमारे लोगों के साथ जो भी मुखलिस हो गया हमारा साथ देगा, हम उसके साथ हैं। ठीक है, ये हमारी लीडरशिप में हर कोई बारहा बोल चुका है। मुस्तफा भाई बोल चुके हैं, खालिद भाई बोल चुके हैं, फारूक सत्तार भाई बोल चुके हैं कि बिलावल जरदारी को अगर वजीर आजम बनना है तो उसका रास्ता एमकेएम के गेट से होके जाता है। सही। तो ना करे इतनी ज्यादा इस शहर के साथ, इस हैदराबाद के साथ, सिंध के शहरी इलाकों के साथ, या उर्दू बोलने वाले जितने भी इलाके में, चले ये कह दे तो सिंपल कि ना करें कि कल को हमारे पास आते हुए आपको शर्मिंदगी का एहसास हो। हमारा दिल तो इतना बड़ा है इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए। हम आपका साथ जब भी दे देंगे, मगर ये उस शर्त पे कि मेरे शहर के लिए, मेरे सूबे के लिए अच्छा होगा। जी जी। शारिक साहब, जिस तरह आपने अभी एहसास की बात की है और आपने कहा है कि अगर एहसास से नदामत हो जाए किसी को तो आप लोग उसका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन इसके साथ साथ मज़ीद किन शराइत, कौन कौन सी ऐसी शराइत हो सकती हैं जिनकी बेस पे आप पीपल्स पार्टी का साथ दे सकते हैं? देखिए, वो तो वक्त बताएगा, ये तो लीडरशिप डिसाइड करेगी कि किन शराइत पे। वो शराइत सिर्फ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल श्योर हो गया, 100% श्योर हो गए कि वो शराइत और सिर्फ इस आवाम के लिए होंगे, सिंध की आवाम, इस कराची की आवाम, इस हैदराबाद की आवाम के लिए होंगे। इसके अलावा किसी के मफाद में, किसी पार्टी लीडरशिप के मफाद में नहीं होंगे, किसी एमपी एमएलए के मफाद में नहीं होंगे। सिर्फ जो होंगे वो शहर के लिए होंगे, हैदराबाद के लिए होंगे, सिंध के लिए होंगे। जी। अच्छा, अब शारिक साहब ये भी जानना चाहेंगे, आज हैदराबाद में शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि जो बल्दियाती इंतखाबात से एमकेएम फरार हुई, बड़ी तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया इस हवाले से एमकेएम पाकिस्तान को, और बदअमनी का जिम्मेदार, जो कराची में बदअमनी है इस वक्त, उसके जिम्मेदार भी एमकेएम पाकिस्तान को ठहराया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कराची में बदअमनी, देखें, एक तो पहले इसको ले ले, बदअमनी एमकेएम की वजह से किस चीज की बदअमनी है? एमकेएम बोल रही है कि गटर के ढक्कन खुले छोड़ दो जिसमें बच्चे गिर के मर जाए, नाले खुले छोड़ दो जिसमें बुजुर्ग शहरी बच्चे गिर के मर जाए। एमकेएम बोल रही है टैंकर वालों को कि तुम लोग रोडों पे दिन दिहाड़े जो है 1 महीने के अंदर 120 अफराद को कराची की कुचल दो। ये सब वो बातें हैं कि ये सिर्फ जो अपनी जान छुड़ाने के लिए एक ही चीज की रट, अपनी जो इनकी नाअहली है, अपनी जो करप्शन है उसको छुपाने के लिए ये सब बातें करते हैं। और जहां तक बल्दियाती इंतखाबात की बात रही, बल्दियाती इंतखाबात पे एमकेएम ने बायकाट इसलिए किया था कि कराची की जो हल्का बंदियां थी वो 73 जो यूसी चेयरमैन की 73 जो है वो चेयरमैन की सीटें कम थी, जिसपे उसकी लड़ाई थी, जिसपे आपका मीडिया गवाह है, जिसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इलेक्शन से 2 दिन पहले ये इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा कि भाई एक इलेक्शन पोस्टपोन किया जाए, हम हल्का बंदियां दोबारा करेंगे, कराची की जो नशिस्तें हैं वो बढ़ाएंगे, जिसपे जमात इस्लामी एग्री नहीं हुई क्योंकि उनके हाफिज साहब को मेयर बनने के ख्वाब आ चुके थे कि वो मेयर बन जाएंगे, जिसपे जमात इस्लामी राजी नहीं हुई। असल जो कराची का जो सौदा किया है वो जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब ने किया है, जो इलेक्शन लड़ गए और खुद तो मेयर बने नहीं और कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। जहाँ जहाँ इनके पास टाउन है उसका भी बेड़ा करके आप सब गवाह हैं। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, हाफिज नईम और रहमान साहब भी तो आप लोगों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं तमाम मसाइल का। हमें कैसे जिम्मेदार कराते हैं? हमने तो बाईकाट किया, हमने तो इस सिस्टम पे इलेक्शन लड़ने का बाईकाट किया। आप सब गवाह हैं कि इलेक्शन के बाद 53 सीटें पीपल्स पार्टी ने इजाफा किया है, उसका नोटिफिकेशन निकाला है, सिंध गवर्नमेंट ने निकाला है।
तो भाई हम कहाँ से जिम्मेदार? जिम्मेदार तो आप हो। हम आपको बोलते रहे कि इन वसाइल में आप मेयर भी बन जाओगे, आप डिलीवर नहीं कर सकते कराची की आवाम को, मगर उनके अंदर पता नहीं वो क्या सुपरमैन की सोच आई हुई थी कि मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगा। तो भाई ऐसे नहीं हो सकता। या तो वो समझ रहे थे कि वो हमारे चंदा ज़कात खैरात के जो फैसले होते हैं फलस्तीन के नाम पे, कश्मीर के नाम से, उससे शायद कराची बना देंगे, उससे भी नहीं बना सकते। ये तो ये अपने लिए देते हैं, अपनी इलेक्शन मुहिमों के लिए चंदे लेते हैं ये लोग। शारिक साहब, जो मौजूदा मेयर है क्या वो आपको डिलीवर करते हुए नजर नहीं आ रहा? मौजूदा मेयर जो इनका खुद का पीपल्स पार्टी का, वो खुद बेइख्तियार है। सही। वो तो बेचारा जो एडीपी स्कीम्स हैं हमारे पुराने एमपीएस की, उन कामों पे जाके खड़ो के फीता काट रहे हैं। उनके अपने कौन से नए प्रोजेक्ट है मुझे बता देना कराची के। ये आज तो मेयर बने में इनको तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गए, इससे पहले 3 साल ये एडमिनिस्ट्रेटर रहे। इनसे पूछे थे कौन सा बड़ा काम आपने कराची में तीर मार दिया जो कर दिया है। ये खुद बेइख्तियार है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खुद अपने मेयर को इख्तियार नहीं देना चाहती। तो ये तो सिंपल सा है, शहर में गटर का ढक्कन नहीं लगा सकते जिसमें मेयर खड़े होकर खुद बोलता है मैं क्या करूं, मेरा काम थोड़ी है, मैं थोड़ी चोरी करता हूं गटर के ढक्कन। तो ऐसा तो कोई मेयर है वो? तो भाई वो मेयर नहीं है, वो तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तर्जुमान ज्यादा है। वो मेयर कराची नाम के हैं। इधर पूरे शहर में आपको कहीं भी तरक्याती काम नजर नहीं आता। 1 साल शारिक साहब, मौजूदा मेयर तो ये कहते हैं कि वो पुराने वसाइल जो वसीम अख्तर साहब के पास थे, उन्हीं वसाइल में रहते हुए वो कराची को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं और उसी वसाइल में रहते हुए वो कराची का काम कर रहे हैं, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान को मेरे काम नजर नहीं आते। अरे तो आप उनको बोल देना कि एक दफा आप एमक्यूएम के तमाम एमपीएस को या एमक्यूएम को ले जाके वो जगहें दिखा दें जो कराची में उन्होंने बना दी है। मुंह बंद कर दे हमारा। आप सबको पता है, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, आप कैमरा निकले आए मेरे हल्के में, मैं आपको रोडे दिखाता हूँ। आए मेरे हल्के में, बता देना भाई 1 साल में कौन सा मेरे हल्के में काम कर दिया इन्होंने। ये कहाँ के मेयर है, ये डिसाइड कर ले कि मेयर किस जगह के जहाँ काम हो रहा है, कि हम वहाँ जाके देख लेंगे भाई ये मेयर जो है ना सिर्फ शारे फैसल के हैं, इस जगह काम हो रहा है, या सफारी पार्क के हैं। एक हाथी गार्डन से उठाया सफारी पार्क पहुंचा दिया, सफारी पार्क से उठा के हाथी यहाँ पहुंचा दिया, यही तो कर रहे, इसके अलावा वो कर क्या रहे? सही सर, मतलब एमक्यूएम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है कारकर्दगी से? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नील बटा नील। इस साल का जो बजट आया था तकरीबन 356 अरब रुपए का बजट था। 9 महीने गुजर चुके हैं, नया बजट 3 महीने बाद आने वाला है। मुझे कोई बताए ना, मैंने उस टाइम भी बजट स्पीच में अपनी असेंबली में खड़े होकर कहा था कि अगर तुम लोग ये ईमानदारी से 3,000 अरब रुपए सिंध पे लगा दोगे, सिंध बदल जाएगा। आप बता दें सिंध बदला, मगर उससे अबतर हालत हो गई है। आज कराची जो है सिंध का जो दिल है वो दुनिया के 4 नंबर पे आता है बदतरीन शहरों में इंसानों के रहने के। और जब एमक्यूएम का मेयर था, बाइख्तियार मेयर था सैयद मुस्तफा कमाल, तो दुनिया ने देखा कि पूरी दुनिया में तेजी से तरक्की करवाने वाले शहरों में शामिल हुआ और उसके मेयर को, मेयर कराची को 2nd वर्ल्ड बेस्ट मेयर का अवार्ड मिला। तो भाई कैसे ये बोल सकते हैं, इतना मतलब इतना झूठ। ये इन लोगों को अपनी आखिरत याद नहीं है, इनको अपना मरना याद नहीं है, इनको अपनी कब्र याद नहीं है। इन लोगों से बात करना कि ये हो गया वो हो गया, ये सिर्फ ये एमक्यूएम के अभी करे ना असेंबली में ना बैठे हैं ना, हम सब बैठे हम जाके करते हैं ना मुकाबला। शारिक साहब, किसी की भी कारकर्दगी पे ठीक है हम कोई बात नहीं करते, लेकिन हमने तो वो दिन भी देखा जब वसीम अख्तर साहब फाइल गिरा के गए और वो समहाउ ये मान के गए कि उन्होंने कोई काम अच्छे से नहीं कर सके, डिलीवर नहीं कर सके। वो क्या वजह थी कि वो फाइल गिरा के गए? देखिए मैंने आपको बोला ना कि इससे पहले मैंने क्या बोला, बाइख्तियार मेयर। जिस इख्तियारात पे वो वसीम अख्तर साहब थे और जिस इख्तियारात पे ये इलेक्शन हुए, जिसपे एमक्यूएम के तहफुजात थे, जिसपे एमक्यूएम ने बायकाट किया, आप मेयर बन तो जाओगे नाम के, मगर आप इस इख्तियारात में कोई काम नहीं कर सकते हो। इसलिए एमक्यूएम पाकिस्तान में ने कौमी असेंबली में आईनी तरमीम का बिल जमा करवाया। 27वीं आईनी तरमीम मांग रही है। वो क्यों मांग रही है? वो इसलिए मांग रही है कि भाई आप आईन में लिख दो बल्दियाती की इख्तियारात, आईन में लिख दो, क्योंकि इधर तो आईन का मसला ये है ना कि आईन पे जो भी बात आती है तो कहते हैं भाई गद्दारी हो गई वो हो गई, तो हम तो कहते हैं आईन में लिख दो, डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप ले जाओ। जब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये इख्तियारात नहीं जाएंगे निचली सतह पे, आवाम के मसाइल हल नहीं हो सकते। जी जी शारिक साहब, मसाइल के हल के लिए अगर पीपल्स पार्टी आपको कभी मदऊ करती है कि बैठे आए बात करें बल्दियाती या सूबाई सतह पर, मसाइल के हल के लिए अगर आपको दावत देती है पीपल्स पार्टी, क्या आप लोग तैयार होंगे उनके साथ बैठने के लिए, बात करने के लिए? बिल्कुल, इसका देखिए इसका फैसला तो मैंने पहले भी बोला पार्टी लीडरशिप करेगी, और बिल्कुल मेरे शहर के लिए, मेरे सूबे के लिए वो सीरियस होंगे, उनकी नीयतें अच्छी होंगी, बिल्कुल बैठेंगे, बात भी करेंगे, हर चीज करेंगे।
मगर उसका रिजल्ट भी लेंगे, उसके बगैर, रिजल्ट के बगैर बैठेंगे नहीं। जी। अच्छा शारिक साहब, आपसे लास्ट ये भी जानना चाहूँगी, जो कुछ टाइम पहले जरदारी साहब के साथ एमकेएम पाकिस्तान की मीटिंग हुई जिसमें आपके सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे, मसाइल के हल के हवाले से गुफ्तगू हुई, उस मीटिंग में जो यकीन दहानियाँ कराई गई थी, जो तहफ़्फ़ुज़ात की दूरी के बारे में यकीन दहानियाँ कराई गई थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, या फिर उस मीटिंग के जो मंदरजात थे उनका क्या बना? देखिए, अगर उन सब चीजों पे अमल दरामद हो जाता तो आज शायद मैं ये बात नहीं कर रहा होता, ठीक है, और आज शायद मैं इस शहर में बेहतरी आ रही होती तो इस तरह से हम बात नहीं कर रहे होते, या इस तरह से इनके लिए बोल नहीं रहे होते। हम वो लोग हैं, या मैं अपनी बात करूं, मैं वो लोग हूं कि जो अच्छा काम करेगा मैं खड़ा होके बोलूंगा कि भाई अच्छा काम कर रहे थे शहर के। मैं ये चाहता हूं कि भाई अभी आज तो आपके पास बल्दियात है, आपका मेयर है, मेरा टाउन जो है जमात इस्लामी के पास है, मेरे लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए, चाहे आप काम आप करो या मैं करूं, मुझे उससे गर्ज नहीं है। मेरे लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए, मेरी आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। लोग तकलीफ में है, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी घर से बाहर नहीं जा रहा, तो आप मुझे बताएं ना किस तरह चलेगा। मैं कैसे बोल दूं कि हाँ भाई सारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए? वो नहीं हुए ना भाई, हमारे कोई पर्सनल तहफ़्फ़ुज़ात थोड़ी हैं, हमारे तो इस शहर के तहफ़्फ़ुज़ात है, इस शहर के अवाम के लिए तहफ़्फ़ुज़ात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सैयद शारिक जमाल साहब एमकेएम पाकिस्तान से, और साथ ही ज़फ़र अली शाह साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने अपनी पार्टी हमें आगाह किया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम तर मामला जो मुल्क में इस वक्त चल रहे हैं, दहशत गर्दी के वाक़यात भी सर फहरिस्त हैं और इस वक्त मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा नहीं रहा, इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए वज़ीर आज़म ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से ताहाल इसके हवाले से कोई ख़ास लाहे अमल नहीं दिया गया कि अव्वल शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। देखना यह होगा कि मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए क्या तमाम तर पार्टीज़ समझदारी का मुजाहिरा करेंगी। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।